आज मैं ब्लडी सच के एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जो घटना एक सिंगर से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सिंगर की कहानी जिसने अपने जीते जी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसके बारे में ना ही उसने कभी कल्पना की होगी, ना ही कभी आपने कल्पना की होगी कि ऐसी कोई घटना किसी के साथ घट सकती है। दरअसल ये घटना है सीमा नाम की एक लड़की की, जो कि दिल्ली की रहने वाली थी और दिल्ली में रहकर अच्छा खासा नाम कमा रही थी, लेकिन लोकल लेवल में। नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल में उसे बहुत अच्छे से लोग नहीं जानते थे। उसने अपने लोकल लेवल में, स्टेट लेवल में इतना नाम कमा चुकी थी कि अच्छी खासी ट्रॉफीज, अच्छी खासी मेडल्स जीत चुकी थी। कैसे? एज अ सिंगर के तौर पे अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेती थी, अच्छी अच्छी जगहों पर गाना गाती थी, तो वहां पे उसको अच्छे अच्छे प्राइज भी मिलते थे। जब घर वालों ने ये नोटिस किए कि हमारी लड़की सीमा तो अच्छा नाम कमा रही है, केवल 18 साल की उम्र तक आते तक ही, तो क्यों ना हम अपनी बेटी को लेकर मुंबई जाएं, मुंबई में रहें और उसके बाद उसको कभी मौका मिलेगा बॉलीवुड में गाने का तो हमारे चार चांद लग जाएंगे। उनका एक ही सपना था, साथ ही साथ अब ये सीमा का भी बहुत बड़ा सपना हो गया था कि बॉलीवुड में एंट्री लेना, बॉलीवुड में गाना गाना, किसी फिल्म में अपनी आवाज देना गाने को। अब इसी एक उम्मीद के साथ सीमा के पिताजी, जो कि एक जॉब करते थे, एक छोटी गवर्नमेंट जॉब थी, कोई बहुत ज्यादा पैसे इनको नहीं मिलते थे। देखो, जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, मतलब मैं पैसों के नजरिए से बात कर रहा हूं, उनको बहुत पैसे नहीं मिलते थे। इस वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी जॉब अपनी बेटी के लिए छोड़ दूंगा। वो छोड़ देते हैं। बेटी पैसे कमा ही रही थी, इन लोगों ने जमा पूंजी रखे ही थे, बस अपने एक बेटे, 18 साल की बेटी और अपनी पत्नी के साथ ये लोग पहुंच जाते हैं मुंबई में ये रहने लगते हैं नाला सुपारा नाम के इलाके में भाई, क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर जो लोग बहुत ही घनघोर स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं, मतलब इंडस्ट्री में जो लोग घनघोर स्ट्रगल करते हैं ना, तो वो लोग वहां पर रहते हैं शुरुआती दिनों में, क्योंकि वहां पर रेंट बहुत कम होता है। तो ये लोग वहां पर जाकर रहने लगे। क्या था कि जो सीमा का बड़ा भाई था सनी नाम का, इसकी उम्र यही कोई 22 साल के आसपास की थी। घर वालों ने ये डिसाइड किया था कि सनी यहाँ पर जॉब ढूंढ लेगा, उसके बाद माता पिता थोड़ा आराम करेंगे, जिंदगी भर बहुत मेहनत की, बच्चों को बड़ा कर दिए, पढ़ाए लिखाए हैं, ऐसा बोल के सब अपनी अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। सनी इंटरव्यूज वगैरह देने लगता है, यहाँ पर सीमा भी ऑडिशंस देने लगती है, लगातार ऑडिशन देती है। एक तरफ उसका भाई सनी, उसको जॉब मिल जाती है, पढ़ाई किया हुआ था, ग्रेजुएट था, अच्छे मार्क्स आए हुए थे बीकॉम में, बढ़िया वाली जॉब मिल जाती है, वो जॉब करने लगता है। अब घर की चिंता थोड़ी और कम हो गई, पैसे आ रहे हैं ना, चिंता कम हो जाती है, ऐसा होता है। फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी ठीक होती है तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अब सीमा के अंदर भी और कॉन्फिडेंस आ गया। वो पहले दिन के 4 ऑडिशंस देती थी, वो अब दिन के 8 ऑडिशंस देने लगी। अब ऑडिशंस देते 1 साल 1.5 साल बीत गया, उसे कोई काम नहीं मिला। उसके बाद वो बहुत ज्यादा थकी हारी थी, उदास थी और ट्रेन से अपने घर को लौट रही थी, अंधेरी से नाला सुपारा जा रही थी। बैठी हुई थी ट्रेन में और अपना एक गाना गुनगुना रही थी, बोल रही थी, मतलब लिटरली गा रही थी, ऐसे मन में ऐसा नहीं कर रही थी, गाना गा रही थी प्रॉपर धीरी आवाज में। तो एग्जैक्टली उसके बाजू में एक लड़की बैठी हुई थी, जो लड़की शायद किसी एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसने उसकी आवाज सुनी, बोली आप बहुत अच्छा गाना गा रही हैं। बोलती है थैंक यू, सीमा बोलती है थैंक यू, मेरी तारीफ करने के लिए। मैं काफ़ी समय से ऑडिशन दे रही हूँ, किसी ने मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना मुंबई में, मैं क्या करूँ, अच्छा गाती भी हूँ तो क्या फ़र्क मिलता है। तो वो लड़की क्या कहती है, आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ ना, उस कंपनी में बनाई जा रही है एक फिल्म। वो एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करती थी। बोली हमारी कंपनी द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही है और गाने वाने सब कुछ रेडी हो चुके हैं, लेकिन उस कंपनी का हायर किया वो जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर, जो कंपोज़र है ना, वो एक अच्छे सिंगर की तलाश में है, जो कि नई आवाज़ हो, फ्रेश आवाज़ हो। आप एक चीज़ करके देख सकते हो, आप एक बार आ जाइए, म्यूज़िक कंपोज़र भी कल आने वाले हैं 12 बजे के आसपास, तो कल आ जाइए आप, हो सकता है आपकी मुलाकात हो जाए, आप ऑडिशन दे तो काम बन जाए। ये खुश हो जाती है, वो एड्रेस बताती है, वो एड्रेस फटाफट अपने मोबाइल में नोट डाउन कर लेती है। अब ऐसा बोल के घर जाती है, घर पे उदास थी, थोड़ी खुश भी थी, सारी बात बताती है। अब अगला दिन आता है भाई, अगले दिन ये जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस में और लोगों से मीटिंग होती है, लोगों को इसकी आवाज़ पसंद आ जाती है। 1.5 साल का स्ट्रगल अब ख़त्म होने वाला था। लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी मूवी के 2 गाने यही लड़की गाएगी एज अ लीड सिंगर।
वो काफ़ी खुश थी। एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, प्रॉपरली उससे एडवांस चेक भी दिया जाता है। बढ़िया क्लीन वर्क था, कोई लफड़ा नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, जेन्युइन काम उसे मिला था। एडवांस चेक मिल गया, पहला काम मिला था, ₹1,00,000 मिलने वाले थे। ₹1,00,000 में से 30,000 रुपये से मिल चुके थे, 70,000 रुपये अगले धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में मिलने वाले थे। घर के सारे लोग बहुत खुश हुए थे और आखिरकार अब वो दिन आ गया जिस दिन इसको गोरेगांव वेस्ट में स्थित एक स्टूडियो में जाकर गाना गाना था, अपना पहला गाना रिकॉर्ड करना था। इनकी जिंदगी का ये बहुत बड़ा दिन था, लेकिन एक्चुअल में इनकी जिंदगी यहीं से एक अजीबोगरीब खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। दरअसल सीमा काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोची थी कि मेरे इतने बड़े दिन मेरे साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना हो जाएगी। क्या घटना हुई थी बताऊं? ये दोपहर में 1 बजे अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो के उस रिकॉर्डिंग रूम में एंटर करती है। सामने रखा हुआ था माइक, बुक भी रखी हुई थी जिसमें गाना लिखा हुआ था। जैसे ही वो माइक को हाथ लगाती है, जोर का झटका लगता है और सीमा बुरी तरीके से झटका खा के जमीन पे बिल्कुल मुंह के बल गिरती है। इतनी बुरी तरीके से कि यहाँ से चोट लग गई और खून भी बहने लगा। भागते हुए लोग आए, उसको उठाए। क्या हो गया? बोले इतनी जोर से करंट, माइक में कैसे करंट आ सकता है? लोग भड़क गए स्टूडियो वालों के ऊपर, लेकिन खैर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जैसे तैसे करके। बड़ी ही खराब कंडीशन में, पूरी बॉडी वाइब्रेट इस झटके ले रही थी। माता पिता और भाई को लगने लगा था कि बेटी बच पाएगी कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं। काफ़ी देर तक डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर ने जवाब दिए कि आपकी बेटी की जान बच गई है, लेकिन उसकी बोलने की शक्ति जा चुकी है। अब आपकी बेटी कभी भी नहीं बोल पाएगी। इसका मतलब अब वो कभी भी गाना गा नहीं सकती थी। एक सपना चूर चूर हो गया। ये कहानी सुनने में अभी तक आप लोगों को बड़ी स्ट्रेट, सिंपल और एक शायद इमोशनल कहानी लगी होगी, लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आएगा। कुछ दिन तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रही। हॉस्पिटल से उसे घर ले जाया गया 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन बाद घर ले जाते हैं तो अभी तक सब कुछ ठीक होना चाहिए था ना, नॉर्मल होना चाहिए था ना। घर के लोग दुखी होते और क्या होता, काफ़ी ज़्यादा दुखी होते, डिप्रेशन में होते और क्या होता, इमोशनली डैमेज्ड होते पूरी तरीके से, ब्रेक होते पूरी तरीके से और क्या होता। लेकिन सब बदल चुका था। उसी कमरे में, सीमा के कमरे में ना, सारी उसकी ट्रॉफीज, मेडल्स, अवार्ड, सर्टिफिकेट्स बड़े प्यार से सजे हुए थे। उसने जो भी गाने अपने लेवल पे रिकॉर्ड करके उनकी सीडीज तैयार करके रखी थी, वो सब सजे हुए रखे थे। पहले दिन वो घर के अंदर एंटर करती है और सारी ट्रॉफीज उठा उठा के तोड़ने लगती है, सारे मेडल्स तोड़ने लगती है, सीढ़ियाँ फोड़ने लगती है। घर के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि हमारी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। जो लड़की गानों से इतना ज़्यादा प्यार करती है, जिसका पैशन, जिसका ड्रीम, जिसका सब कुछ था गाना गाना, सिंगर बनना, उसकी ज़ुबान खो गई, उसकी बोलने की शक्ति चली गई, तो वो ये सब क्यों कर रही है? लेकिन वो सब कुछ तोड़े फोड़े जा रही थी। सब लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा दुखी है, शायद इसलिए कर रही होगी। नॉर्मल हो गए, सोने के लिए चले गए। लेकिन 3 बजे के आसपास भाई की अचानक से नींद खुली। अपने रूम से वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था तो बहन के रूम की तरफ नज़र पड़ी तो क्या पाता है, बहन रात में उनके घर पे ऐसी अलमारी रखी हुई थी, अलमारी के सामने बैठी हुई है ज़मीन में और अपना सिर पीट रही है ज़मीन में बुरी तरीके से। भाई घबरा गया, बोला अरे सीमा क्या हो गया तेरे को? भागता हुआ गया, सीमा को देखा तो सीमा के चोट लग चुकी है, फिर से खून बह रहा है। उसको रोकने की कोशिश किया लेकिन सीमा रुक नहीं रही है और बड़ी बुरी तरीके से हाँप रही है, ऐसा कर रही है। तो सनी भी घबरा गया, मम्मी मम्मी, पापा पापा, जल्दी आओ जल्दी आओ, सीमा को क्या हो गया, देखो देखो, ऐसा चिल्लाया। तो सब लोग भागते हुए सीमा को देखे, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए, बोले क्या हो गया, मिर्गी के दौरे वौरे पड़ गए क्या? लेकिन नहीं, माजरा कुछ और था। जैसे तैसे करके उसको नॉर्मल किया गया, पानी डाला गया, पानी पिलाया गया, उस रात तो नॉर्मल हुई। और आने वाली अगली 7 रातों तक इस तरह की एक्टिविटीज होती रही, इनफैक्ट बढ़ती रही। कभी सिर पीटती, कभी कोई कीड़े मकोड़े खाती, तो कभी बाथरूम में सो जाती, तो कभी कुछ भी गंदी एकदम
अजीबोगरीब हरकत करती, डिस्गस्ड हरकत करती, मतलब विभत्स, जिसे मैं आपको क्लियर बोल भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी हरकत वो करने लगी थी। आप जितना नेक्स्ट लेवल का इमेजिन कर सकते हो कर लो, वो सारी हरकतें करने लगी थी। घर वाले चिंता में चले गए, बोले आज 7 दिन हो चुके, हमारी बेटी के दिमाग में कुछ बड़ा गहरा असर पड़ गया है क्या? डॉक्टर के पास ले जाते हैं सीमा को, डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर बोलता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैटर क्या है। डॉक्टर ने दिए दवाई, डॉक्टर भी कौन से, मेंटल इलनेस वाले डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर नहीं, नॉर्मल फिजिशियन नहीं, एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं, बड़े एडवांस चिकित्सक जो मेन जो होते हैं ना डॉक्टर, वो वाले, उनके पास ले जाते। डॉक्टर समझ नहीं पाते, 1 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा था, हालत में दिनों दिन बिगाड़ आते जा रहा था। दवाइयां चल रही है, हालत बिगड़ती जा रही है। अब उसकी हालत पूरी तरीके से उतर गई, दुबली पतली हो गई, खाना पीना छोड़ दी, पूरी एक अजीब सी दिखने लगी थी यार, एकदम गंदी अधमरी सी दिखने लगी थी। एक लड़की, अच्छी खासी लड़की यार, खूबसूरत सी लड़की थी, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रही थी, सिंगर बनना चाह रही थी, आज उसका ये हालत हो गई थी। अब बोले क्या करें। जो पिताजी थे ना लड़की के, सीमा के पिताजी, उनकी बहन एक दिन मिलने के लिए आती है सीमा से। बहन देख के बोलती है कि देखो भैया, आप बुरा मत मानना, लेकिन इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कोई बाहरी हवा लगी हुई है, ये डॉक्टर लोग सुलझा नहीं पाएंगे। आप किसी बाबा, किसी योगी, किसी सिद्ध पुरुष, किसी साधु महात्मा से क्यों बात नहीं करते हैं, शायद उनसे इलाज मिल जाए। इतने दिनों से डॉक्टरों के पास तो घूम रहे हैं ना, एक बार इनसे डिस्कस करके तो देख लीजिए। अब सीमा का परिवार इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सीमा के पिताजी की बहन ने, यानी कि सीमा की बुआ जी ने जब काफ़ी ज़्यादा फोर्स की, तो घर वालों ने सोचे कि एक बार बात करके देखते ना, बेटी का सवाल है, बात करने में क्या जाता है, एक बार ये भी ट्राई मार के देखते हैं। बात की है, साधु बाबा घर पे आए, एकदम पुराने ज़माने के थे, उम्र ज़्यादा थी, 75 साल के आसपास। साधु बाबा देख के बोलते, देखो भाई, ये मामला कुछ कठिन है, ये हम सुलझा नहीं पाएंगे, इसे अगर सुलझाना है आपको, तो आपको उस तह तक जाना पड़ेगा जब से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, जड़ में जाना पड़ेगा। ये एक पेड़ बन चुका है, पेड़ की जड़ को पहचानो, पेड़ की जड़ को ही आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो पेड़ वापस से उग नहीं पाएगा। बाबा बोलते हैं जिस दिन से ये सारी चीज़ की शुरुआत हुई, जहाँ से भी ये शुरुआत हुई, उस चीज़ को पकड़ो, उसके इतिहास को पता करो। पिताजी बोलते हैं हाँ यार, वो स्टूडियो में गाना गाने गई थी, झटका लगा था, हॉस्पिटल से घर आई, तो मैटर में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व, या तो हॉस्पिटल या तो फिर स्टूडियो। हॉस्पिटल के बारे में क्या ही पता लगा देते, हॉस्पिटल में तो डेली अजीब अजीब कांड होते हैं, किसी की मृत्यु होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं लगा सकते थे। तो सीमा का भाई सनी क्या सोचता है कि मैं एक बार स्टूडियो के बारे में पता लगा के देखता हूँ, क्योंकि वो स्टूडियो थोड़ा अजीब था। स्टूडियो के बारे में लोग क्या बोल रहे थे कि 6 बजे बंद हो जाएगा, 6 बजे बंद हो जाएगा, 6 बजे के बाद काम नहीं होगा। क्यों? सनी के दिमाग में ये चीज़ क्लिक की कि क्यों उस दिन भी सब लोग ये बोल रहे थे जल्दी करना है, 6 बजे बंद करना है, जल्दी करना है, 6 बजे बंद करना है। सनी को समझ में, सनी ने पकड़ा उस कंपोज़र को, पूछा, कंपोज़र ने बोला कि यार मुझे मालूम नहीं है, लोग बोलते हैं, हम लोग बंद कर दिए। अब स्टूडियो के मालिक को पकड़े, स्टूडियो का मालिक बताने को तैयार नहीं, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। अब सनी थका हारा कहीं से कुछ कॉन्टैक्ट निकाला, कॉन्टैक्ट थोड़े बन ही गए थे, 1.5 साल हो गए थे यार, बहन इंडस्ट्री में काम कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, 1.5 साल हो गए थे, तो इतनी पहचान। सनी ने कहीं से कॉन्ट्रैक्ट घुमाया, चाबी घुमाया, उसकी मुलाकात हुई एक बहुत ही पुराने सिंगर से, बहुत पुराने, यानी कि जो रिटायरमेंट ले चुका था अपनी लाइफ में, उसकी उम्र यही कोई 65 या 70 साल के आसपास की रही होगी। उसके पास जाता है और बोलता है कि देखिए सर, हमारी बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूँ बस एक चीज़, वो स्टूडियो के बारे में आप जानते हैं क्या? गोरेगांव में स्थित ये स्टूडियो है। वो बोलता है हाँ, वो इतना नॉर्मल स्टूडियो नहीं है, उसकी जो कहानी है वो बड़ी ही ज़्यादा खतरनाक है। बोलता है बताइए। अब वो बताना शुरू करता है। उसका नाम था सिंगर रवि शेखर। रवि शेखर बताना शुरू करता है, ये हमारे ज़माने की बात है, बोलता है उनके ज़माने की बात है जब रवि शेखर जी जवान हुआ करते थे। एक सिंगर थी जो कि ना काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी इंडस्ट्री में एंटर करने की। वो लोकगीत गायिका थी। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन से थी और वहाँ पर वो लोकगीत गाया करती थी, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। मुंबई यही सपना लेकर आई थी कि मुंबई जाऊंगी, अच्छा गाना गाऊंगी, फेमस होंगी, बॉलीवुड में गाऊंगी। इस सपने के साथ वो मुंबई आ गई। मुंबई में काफ़ी समय तक स्ट्रगल की, काफ़ी समय तक, लेकिन उसको पहचान कोई नहीं पाया।
उसके टैलेंट को कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि लोकगीत ज़्यादा कहाँ चलते हैं, छोटी जगहों पे, गांव पे चलते हैं। अगर आपको कमर्शियल इंडस्ट्री में घुसना है तो आपको लोकगीत नहीं, बॉलीवुड तरीके से गाना पड़ेगा। और सबका गाने का स्टाइल, सबका गाने का फोर्टे बिल्कुल अलग होता है। क्लासिकल सिंगिंग अलग होती है, क्लासिकल सिंगर्स अलग होते हैं, और नॉर्मल कमर्शियल बॉलीवुड वाले सिंगर्स अलग होते हैं। दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है। तो ये लोकगीत गायिका थी, इसको बॉलीवुड में आने में बड़ी परेशानी हो रही थी। मुंबई आई, तंगी में छा गई, बड़ी कंडीशंस खराब हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। यही स्टूडियो था, उसी स्टूडियो की बात कर रहा हूँ मैं, गोरेगांव वेस्ट वाले स्टूडियो। उसके सामने खड़ी रहती थी, वहाँ पे बड़े बड़े सिंगर जाते थे, बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जाते थे, अपना गाना रिकॉर्ड करवाते थे। वो वहीं के सामने खड़ी रहती थी और लोगों को गुजारिश करती रहती थी कि मुझे काम दीजिए। उसका दिमागी संतुलन हिल गया था, लेकिन फिर भी वो गाने सही लिख लेती थी। उसने एक गाना लिखी हुई थी जिसे कोई नहीं सुनता था, वो गुनगुनाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। उसके टैलेंट को कोई पकड़ नहीं पा रहा था। जब ये करते हुए भी यहाँ पर उसे 2-3 साल बीत गए, उसकी ये कंडीशन हो गई कि अब भीख मांगना पड़ेगा। लिटरली गांव में सब कुछ था, छोड़ के मुंबई आई थी स्ट्रगल करने के लिए। काफी स्ट्रगल की, कुछ नहीं मिला, दिमागी संतुलन खो गया, स्टूडियो टू स्टूडियो भटकी और फिर भीख मांगने वाली स्थिति पड़ गई। तो एक दिन वो स्टूडियो बंद करके, जो उसका केयर टेकर था वो जा रहा था, वो स्टूडियो के सामने तरफ लगी हुई थी सीढ़ी छत में जाने की। वो स्टूडियो के छत में चढ़ी और वो गाना गाते 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 नीचे कूद गई। नीचे कूदी, ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। ये करते हुए कुछ आसपास के लोगों ने उसे देख लिया था। बस उस दिन के बाद से उस स्टूडियो में जो कोई भी सिंगर, जो कोई भी कंपोजर अपना काम करने के लिए आता, उनको उसी लड़की की शायद गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा सुनाई देता कि कोई तो लड़की गाना गा रही, लेकिन कहाँ से गा रही, क्या गा रही है, कुछ समझ में नहीं आता था। लोग घबराने लगे, इस स्टूडियो में जाने से कतराने लगे। तब से नियम बन गया कि स्टूडियो 6 बजे तक ही खुला रहेगा, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब जब कभी भी किसी ने भी गलती से मजबूरी में इस स्टूडियो को 6 बजे के बाद, यानी सूर्यास्त होने के बाद तक खुला रखा, और स्टूडियो के अंदर जो भी काम करता था उसकी दिमागी संतुलन खो जाती थी। मैक्सिमम सिंगर्स की यहाँ पे आवाज़ चली गई। कुछ दुर्घटना होने के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, तो लोग इससे कन्नी काटने लगे, दूर भागने लगे। इसीलिए स्टूडियो के मालिक ने इसके दाम इतने गिरा दिया कि जो लो बजट फिल्मों वाले, लो बजट एल्बम वाले होते हैं ना, वो यहाँ पे गाने रिकॉर्ड करवाने लगे। क्योंकि उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो फ़र्क पड़ता है केवल अपने बजट से। बस तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुम्हारा जो प्रोड्यूसर था लो बजट मूवी बना रहा था कि नहीं, सनी बोलता है हाँ। बस इसलिए उसने ये वाला जो स्टूडियो था वो हायर किया। तुम्हारी बहन के साथ ये दुर्घटना हुई है। सनी के दिमाग के पुर्जे उड़ जाते हैं। भागता हुआ घर पे आता है, साधु बाबा जो आए थे उनको फ़ोन लगाया जाता है, सारी बात बताई जाती है। साधु बाबा घर पे आते हैं और साधु बाबा अपनी जो भी प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया करते हैं, स्टूडियो ले जाते हैं, मतलब लड़की को, परिवार वालों को, और लिटरली स्टूडियो में जाके पूजा होती है, माफ़ी मंगवाते हैं लड़की द्वारा, उसके परिवार द्वारा। फिर उस दिन के बाद से लड़की जो पोजेस्ड हो चुकी थी पूरी तरीके से इतने समय से, उसकी जो कंडीशन ख़राब थी वो अब धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगी। जिसका पोजेशन था या फिर माइंड का जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक होने लगा, और लगभग 16-17 दिन बाद वो लड़की पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई। लेकिन अफसोस, उसकी ज़ुबान चली गई, बोलने की शक्ति उससे छिन गई। वो लौटा नहीं पाए तांत्रिक बाबा या साधु बाबा जो भी थे। कैसे लौटा देते, कैसे लौटाते, वो भगवान थोड़ी थे। उसको एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा अपने एक सपने की वजह से। मैं किस तरह के शब्दों में इस कहानी को एक्सप्लेन करूं आपके सामने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दें वो बात अलग है, लेकिन मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं अपनी जो फीलिंग्स है वो आप लोगों के सामने जाहिर करने के लिए कि क्या एक्सपीरियंस की होंगे उसके परिवार वालों ने, क्या फील की होगी उस लड़की ने, क्या फील किया होगा उस लड़की के भाई ने कि हम तो बेकसूर थे ना, अपनी बेटी का सपना पूरा करवाने के लिए इस बड़े शहर में आए थे, हमने किसी को कुछ नहीं बिगाड़े, तो फिर हमारे साथ ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आए दिन बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांवों में घटती रहती है, जो लोगों से दबी रह जाती है। ब्लडी सत्य के एपिसोड की मदद से हम लोग आप लोगों के सामने इसी तरह की घटनाओं को लेकर आते रहते हैं। इन घटनाओं को बताकर हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी जानकारियों को बढ़ाना चाहते हैं। बस मानना ना मानना, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हम किसी भी तरह की चीज़ों पर 100% या 10% भी दावा नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद तो आया ही होगा ना।
अरे आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले नो के वीडियो आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।